हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 दोनों एक ही वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि सुपर इन्वेस्टर्स का नाम है श्याम शेखर जी, जो ट्विटर पे भी काफ़ी इतना एक्टिव रहते हैं और उन्होंने अपना एजुकेशन जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। अगर एक कोड के बारे में बात करें जो बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ पे हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे जो श्याम शेखर जी है वो खुद पहले अपना बिजनेस भी चलाते थे और उसी की वजह से वो एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन पाए। तो ये कोड जो है वो एक्चुअली बुक के अंदर नहीं है, बट वॉरेन बफेट जी ने बोला हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से जाने और इसके बारे में समझे। बट बुक के अंदर जो कोट एक दिया गया है जो रेलेवेंट भी है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि बैलेंस शीट जो है वही मदर है और पीएनएल नहीं। मतलब आपका जो फोकस है वो बैलेंस शीट पे ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे कम। और इसके रीज़न क्या है वो भी हम यहाँ पे आगे वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। बट उससे पहले आइए स्टार्ट करते हैं उनकी जो अर्ली लाइफ थी उनके ऊपर। तो अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो 1962 में उनका जन्म हुआ था चेन्नई में, और उनका जो फैमिली बिजनेस जो था मेनली वो पेंट में था। तो उन्होंने इनिशियली जो अपना बिजनेस था वही संभाला था आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। तो जो बिजनेस था वो पेंट इंडस्ट्री में था और वो बिजनेस उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, मतलब 22 ईयर्स तक वो बिजनेस को संभाला था। और मतलब उसी दौरान उन्होंने अपना जो इन्वेस्टिंग का जो जर्नी है वो भी उन्होंने उसी दौरान स्टार्ट किया था। और इनिशियली जब वो इन्वेस्ट करते थे तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर और पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो या तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है उसी के ऊपर रहता था और उसी के बेस पे वो कॉल लेते थे। बट बाद में उनको पता चला कि सिर्फ और सिर्फ पीएनएल के ऊपर आप कॉल नहीं ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिसीजन जो है वो गलत भी जा सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ से फिर उन्होंने बैलेंस शीट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया था। और वो जनरली जो है इनिशियली जब उनके इन्वेस्टिंग का जो फिलोसॉफी था वो हाईली इन्फ्लुएंस बाय फिलिप फिशर जी से था। मतलब फिलिप फिशर जो है वो एक यूएस में आई गेस इन्वेस्टर थे और उनका मेनली फोकस यही रहता था कि आपको सॉलिड फ्रेंचाइजीज मतलब जो अच्छी अच्छी कंपनीज है ब्लू चिप उसको रीजनेबल वैल्यूएशन पे लेके उसको लंबे समय तक उसको चलने देना है। ये उनकी फिलोसॉफी थी इनिशियली। अर्ली लाइफ के बारे में उतना ही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे था। तो अभी स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज के बारे में। तो यहाँ पे भी जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। तो सबसे पहले है पॉन्ड्स इंडिया करके एक कंपनी उन्होंने बाय किया था। अभी तो ये कंपनी जो है वो एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उनको बाय कर लिया है, तो वहाँ पे वो मर्ज हो गई है। बट उन्होंने ये कंपनी बाय किया था उस टाइम पे कुछ नंबर पे, और जैसे ही उसका 3x हुआ था उस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने सोल्ड, मतलब वहाँ पे वो बिजनेस से वहाँ पे उन्होंने एग्जिट ले लिया था समवेयर अराउंड इन 3 ईयर्स। तो ये उनका पहला मल्टीबैगर जिसको हम बोल सकते हैं। फिर दूसरा उन्होंने बाय किया था हेडसन अग्रो। ये कंपनी आज भी लिस्टेड है। आई थिंक डेयरी इंडस्ट्री में ये कंपनी मेनली काम करती है और उस टाइम पे जो मार्केट कैप था वो 40 करोड़ के आसपास था और उन्होंने बाय किया 150 करोड़ तक वो बाय करते गए थे स्टॉक को। अभी एग्जैक्टली कितना उन्होंने कौन से प्राइस पे बाय किया था और कब उन्होंने सोल्ड किया इसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बुक के अंदर नहीं दी गई है। बट ये यहाँ पे इतना दिया है कि उन्होंने बाइंग कब स्टार्ट किया था, मतलब अर्ली 2000s में उन्होंने ये कंपनी का जो वैल्यूएशन रीजनेबल हुआ तब उन्होंने धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर बाइंग अपना स्टार्ट किया था। और आई थिंक ये कंपनी जो है वो अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। फिर केस स्टडी 3 है सेरा सैनिटरी वेयर का, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 100 करोड़ के आसपास और उस टाइम पे इसका जो सेल्स था वो इससे भी ज़्यादा था। तो इस टाइम पे उनको लगा कि ये कंपनी जो है वो अच्छा ग्रो कर सकती है फ्यूचर में भी, तो इसीलिए उन्होंने बाय किया था इस टाइम पे। मतलब 100 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक, मतलब उन्होंने एवरेज अप भी किया होगा उस टाइम पे। अभी कितना प्राइस पे उन्होंने बाय किया था, सेल किया था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एज पर दी बुक उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि वो अभी भी इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि अमारा राजा बैटरी, ये एक स्टॉक जो है वो मेनली बैटरी इंडस्ट्री में काम करता है। अभी कितने प्राइस पे उन्होंने बाय किया था, कितने प्राइस पे उन्होंने बेचा है, इसके बारे में अगेन कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है, तो हमने यहाँ पे नहीं डाला है। बट उन्होंने बाय किया था समवेयर अराउंड 1994 में और उन्होंने एग्जिट ले लिया था 2007 के आसपास। इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वहाँ पे मेंशन है। फिर टीटी के प्रेस्टीज के बारे में भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि जब कंपनी 25 करोड़ की जब मार्केट कैप थी तब उन्होंने बाय किया था और जैसे ही मतलब उन्होंने उसको लगा कि वहाँ पे 4x जितना वहाँ पे उनको रिटर्न मिल रहा था तो वहाँ से उन्होंने एग्जिट कर लिया था। फिर ला ओपला करके भी एक कंपनी है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में आज भी। उनकी मार्केट कैप जब 100 करोड़ थी तब उन्होंने बाय किया था, कभी बाय किया था, कब तो सेल किया, उसके बारे में अगेन कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। बट ये इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने 2011 में इस कंपनी को बाय किया था, बट अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा यहाँ पे बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि जो आज भी लिस्टेड है और उनकी जो मार्केट कैप मतलब उनकी जो बाइंग प्राइस थी वहां से आज ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 10x 20x 100x जितने भी हो चुके हैं। बट
यहाँ पे एक मिस्टेक जो श्याम शेखर जी ने अपने बुक के अंदर जो इंटरव्यू हुआ था ऑथर के साथ, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनकी एक ही मिस्टेक, मतलब उनको लगा है कि वो सेल जल्दी कर देते हैं। मतलब कोई भी आइडिया लेट से अगर उन्होंने बाय किया है, अगर उनको अच्छा खासा रिटर्न उनको दिख गया और उनको वहां से लगता है कि अभी इनकी रिटर्न की पोटेंशियल है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो वहां से उन्होंने बेच दिया है। तो यही एक मिस्टेक उन्होंने फ्यूचर में जो हम स्लाइड देखेंगे वहां पे भी उन्होंने यही चीज मेंशन किया है। तो अभी अगर हम देखें कि वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले है कि जितनी भी चीज़ें आती है किसी कंपनी के बारे में या तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में, फिर न्यूज़पेपर के अंदर जो ओपिनियंस की कॉलम आती है वो है, और न्यूज़, ये सारी चीज़ों पे वो पढ़ना पसंद करते हैं। ये है पहली चीज़, और यहाँ से ही जनरली वो आइडियाज़ जो है वो जनरेट करते हैं। प्लस उनका मतलब रिसर्च के लिए भी उनका क्या है कि एक पीयर ग्रुप है चेन्नई के अंदर, वो चेन्नई बेस्ड एक इन्वेस्टर है। तो वहाँ पे भी मतलब वो लेट से अगर कोई आइडिया अगर उनके पास आता है तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पसंद करते हैं अपना जो पीयर ग्रुप है उनके साथ, कि जहाँ पे लाइक माइंडेड इन्वेस्टर जो है वो भी उनके साथ रहते हैं। तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रारियन व्यू भी लेते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव वो किसी कंपनी के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में वो लेना पसंद करते हैं। फिर जब भी वो किसी कंपनी में मतलब लेट से अगर इन्वेस्ट करते तो स्टार्ट करते हैं थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम वाला इन्वेस्टिंग वाला जो पैटर्न हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे फॉलो करते हैं। मतलब लेट से वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं, उनका फोकस रहता है पहले थीम पे। लेट से अगर उनको ऐसा लगता है कि मुझे सोलर सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो सोलर सेक्टर में जितनी भी कंपनी है उनको पकड़ते हैं, उनका जो रेशियोज है, रिटर्न रेशियोज, वो सारी चीजें देखते हैं, कैपिटल एफिशिएंसी देखते हैं, ये सारी चीजें वो देखते हैं। और उसके बाद वो उसमें लेट से अगर उस सोलर सेक्टर के अंदर लेट से अगर 10 प्लेयर्स है तो वहां से फिर वो नैरो डाउन करते जाते हैं और फाइनली वो किसी एक या दो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा उनका प्रोसेस है। और एक चीज जो जैसा बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि वो पहले एजीएम्स अटेंड करते थे कंपनीज की, बट अभी वो इतना अटेंड नहीं करते हैं। फिर उन्होंने एक चीज ये भी बताया है कि वो ग्रेहम मतलब बेंजामिन ग्रेहम और फिलिप फिशर दोनों की स्टाइल को थोड़ा थोड़ा वो एम्प्लॉय करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी में। तो ऐसा जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ वो अच्छी अच्छी फ्रेंचाइजी ही बाय करते हैं। कभी कभार लेट से अगर उनको ग्रेहम स्टाइल मतलब जो जिसको बोलते हैं ना कि वो एसेट बेस के ऊपर मतलब बुक वैल्यू के ऊपर अगर उनको कुछ डील मिल रही है तो वहां पे भी वो उस कंपनी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये एक चीज़ भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। फिर है कि वो ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कि जिसका कैपिटल अलोकेशंस का डिसीजन जो है वो अच्छा हो। फिर वो जब भी सिक्लिकल्स में अगर लेट से अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमेशा एंट्री और एग्जिट को बहुत ही टाइम करते हैं। जनरली वो सिक्लिकल्स में तभी इन्वेस्ट करते हैं कि जब ऐसी कंपनीज एकदम बॉटम पे आ चुकी है और वहां से मतलब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत ही अच्छा है और चांसेस है कि साइकिल जो है वो बहुत ही जल्दी टर्न होगी। तो ऐसे टाइम पे ही वो सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि वो एक्टिवली मतलब ट्रैक करते हैं अराउंड 100 कंपनीज। और दूसरा ये है कि वो तभी लेवरेज लेना पसंद करते हैं कि जब मार्केट जो है एकदम ही एक्सट्रीम सिचुएशन पे आ गया, लेट से कोविड वाला सिचुएशन था कि जब इंडेक्स ऊपर से 40-50% जितना डाउन था, प्लस लेट से अगर 2008 का जो क्राइसिस आया था कि जहाँ पे भी मार्केट अच्छा खासा करेक्शन हो गया था वहाँ से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है। तो अगर लेट से ऐसे टाइम पे अगर आप लेवरेज लेते हो तो वहां से आपका रिटर्न भी अच्छा खासा बन सकता है। और वो भी उन्होंने लिमिटेड रखा, मतलब 5 to 10% जितना ही वो लेवरेज यहाँ पे करते हैं। और जैसे हमने पहले भी बोला कि उनका मेजोरिटी जितना भी उन्होंने मिस्टेक किया है वो सेल साइड किया है। मतलब जैसे ही कंपनी में अच्छा खासा जैसे 4x 5x जितना अगर रिटर्न बन गया है तो कहीं कहीं पे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और वो जो कंपनीज है वो वहां से भी मतलब 100x जितना बढ़ चुकी है। जैसे यहाँ पे श्री सीमेंट के बारे में जैसे यहाँ पे हमने देखा है तो उन्होंने 25 रुपीज में वो शेयर बाय किया था, बट उस टाइम पे कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके अराउंड थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसी की वजह से उन्होंने जल्दी इस कंपनी को सेल कर दिया था। और अभी भी हमें भी पता है कि ये कंपनी जो है वो समवेयर अराउंड 28,000 रुपीज पर शेयर के आसपास उसका प्राइस जो है चल रहा है, मतलब 1000 बेगर हो गया है, जिसको उन्होंने अर्ली बहुत ही अर्ली उन्होंने वहां से बेच दिया था। और अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो मेनली उनका जो मेजोरिटी एलोकेशन है वो सिर्फ 7 to 10 स्टॉक्स के अंदर ही रहता है और वो भी 70% जितना, और बाकी का जो एक्सप्लोरेटरी पोर्टफोलियो है तो वहाँ पे 30% जितना एलोकेशन रहता है 15 to 20 स्टॉक्स में। तो ये है उनका इन्वेस्टिंग का फिलोसॉफी। अभी इसमें से मेन लर्निंग्स क्या है, तो पहला है कि आपको बैलेंस शीट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि वहाँ से ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि लेट से ट्रेड रिसीवेबल कंपनी का कितना है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी ने कौन कौन सा लोन वगैरह किसको दिया हुआ है और कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं अगर बैलेंस शीट को अगर हम अच्छे से पढ़ सके तो। और यही चीज़ है, मतलब अगर बैलेंस शीट अच्छी होगी तभी प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो स्टेटमेंट है वो भी ग्रो होगा, तभी ईपीएस ग्रो होगा, तभी पी का जो री रेटिंग है, प्री मल्टीपल जो है वो भी चेंज होगा। तो इसीलिए आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, ये एक चीज़ यहाँ पे हमें समझाता है।
फिर नेक्स्ट है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल है वो भी लिमिटेड है और हमें यहाँ से हमारा जो कैपिटल है, जो स्मॉल कैपिटल है, उसको अगर हमें ग्रो कराना है तो हमें ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि जिसका कैपिटल अलोकेशन सही है और बाकी के जो पैरामीटर्स है जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, ये सारी चीजें भी अच्छी होना चाहिए। इसीलिए वो बोलते हैं कि आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वो बोलते हैं कि आपको ऐसी कंपनी में मेजरली इन्वेस्ट करने का ट्राई करना है कि जहाँ पे इक्विटी डिल्यूएशन बहुत ही कम होता है। ये एक चीज़ बहुत ही क्रिटिकल है, तो ये एक चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई लेट से ट्रेंड पकड़ना है, मगर कोई कंपनी को अगर बहुत ही नेसेंट स्टेज में अगर आपको उसको कैच करना है तो आपको आपके आसपास से जो ट्रेंड है उसको आपको पकड़ना है। फिर नेक्स्ट है कि अगर आप माइक्रो कैप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 साल की बैलेंस शीट को देखा है, आपको मिनिमम आपको 5 से 10 साल का बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट है वो आपको देखना है। और फिर फाइनली उन्होंने बोला है कि आपको धीरे धीरे बाय करना है, मतलब एकदम ही आपको पोजीशन नहीं बना लेनी है ऐसे छोटी कंपनीज में, आपको धीरे धीरे वहां पे अपनी पोजीशन जो है उसको बढ़ाते जाना है। तो ये था चैप्टर नंबर 10 और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर, जो था चैतन्य दालमिया करके एक सुपर इन्वेस्टर है उनके बारे में। तो उन्होंने अपना एजुकेशन है वो कंप्लीट किया है बीकॉम, फिर उन्होंने MBA भी किया हुआ है IMD स्विट्जरलैंड से। और ये जो इन्वेस्टर है वो मेनली प्राइवेट इक्विटी, पब्लिक मार्केट्स और बहुत सारी अदर एसेट क्लास है वहाँ पे भी वो अपना पैसा जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है, एक कोट है जो बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि बीइंग अ कॉन्ट्रारियन वी ऑलवेज स्टैंड इन एन आइसोलेटेड कॉर्नर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे क्या है कि वो ऐसी चीजें बाय करते हैं, ऐसी कंपनीज बाय करते हैं कि जो एकदम ही आउट ऑफ फ्लेवर है और उसकी वजह से उनको वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता मिलता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जब बाय किया तो तुरंत ही वो स्टॉक है वो ऊपर चला जाएगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपने जब वो डीप वैल्यू किसी चीज को, लेट्स से अगर आपने बाय किया है तो वहां पे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आपको वो वैल्यू जो है वो अनलॉक नहीं होगी, वो शेयर का प्राइस वही का वही रहेगा, वो मूव ही नहीं करेगा। ऐसा पॉसिबल है और ऐसे टाइम में आपको डिस्पैशनेट होना है, अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल में रखना है, ये उनका कहना था। आइए स्टार्ट करते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। तो अगर अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो 1998 में उन्होंने अपना जो पैसा है, मतलब फैमिली ऑफिस जो वो मैनेज करते हैं, विद 10 करोड़ उन्होंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करने के लिए। अभी यहाँ पे अर्ली लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। और ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है बुक के अंदर कि उन्होंने इनिशियली महिंद्रा, फिर L&T, पीरामल, ऐसी कंपनीज जो बेलो बुक वैल्यू मिल रही थी उस टाइम पे, और ये सारी कंपनीज जो है वो इंडेक्स का भी पार्ट थी, ऐसी कंपनी में उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे वो बाकी की कंपनीज में भी गए थे और बहुत सारे PSU कंपनीज में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज के बारे में। तो सबसे पहला है LIC हाउसिंग फाइनेंस करके कंपनी है। अभी उन्होंने एग्जैक्टली कौन से मार्केट कैप के ऊपर वो बाय किया था वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट उन्होंने जो प्राइस पे बाय किया था वहां से उन्होंने समवेयर अराउंड 35x जितना वहां पे पैसा बनाया था। और बहुत सारा मतलब मेजोरिटी उनका जो होल्डिंग था इस कंपनी के अंदर उन्होंने ऑलरेडी सेल कर दिया है और थोड़ा बहुत अभी भी उनके पास ये कंपनी का शेयर जो है वो अभी भी है, ऐसा यहाँ पे बुक के अंदर उन्होंने बोला है। फिर नेक्स्ट है यूनिटेक करके एक अगेन कंपनी थी, तो जिनमें उन्होंने समवेयर अराउंड 500x जितना उन्होंने पैसा कमाया था। बट यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट लेवल पे जो अपना जो स्टॉक है उनको पोजीशन को उन्होंने ट्रिम किया था, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी की सारी पोजीशन जो है वो 500x हुई थी। तो अभी भी मतलब एग्जैक्टली उन्होंने कब एग्जिट ले लिया फाइनली उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है। फिर थर्ड उन्होंने जो बाय किया था वो कर्नाटका बैंक था, वहाँ पे उन्होंने 4x जितना यहाँ पे पैसा बनाया था, कब बाय किया कब सेल किया उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर उन्होंने चंबल फर्टिलाइजर ये कंपनी में भी इन्वेस्ट किया था मेनली फॉर दी डिविडेंड पर्पस, और वो एकदम मतलब डीप वैल्यू उनको उसमें दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट किया था। और फाइनली अंबिका कॉटन में भी उन्होंने देखा कि कंपनी का जो डेट का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे बाइंग किया था और समवेयर अराउंड 7x जितना उन्होंने यहाँ पे पैसा बनाया था। तो ये थी उनकी केस स्टडीज। अभी वो खुद इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो वो पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल्स, फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट, फिर मेनली एक चीज़ जो मैंने देखा कि वो गवर्नमेंट के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं टू जनरेट आइडियाज़। तो यहाँ पे मतलब ये एक चीज़ मुझे नहीं जानने को मिली कि अगर आप गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम्स वगैरह आती है उनके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आते हैं अगर वहाँ से भी हम पढ़े तो भी हमें पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी किस सेक्टर में बेनिफिशियरी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कि उनका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द मार्केट वो है समवेयर अराउंड 15% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और अभी एज ऑफ नाउ वो जो है वो 100 कंपनीज के आसपास वो ट्रैक करते हैं और उनके पोर्टफोलियो में 15 to 25 स्टॉक्स जो है जिसमें उनका मेजोरिटी अलोकेशन है। और एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि उनका समवेयर अराउंड 70% जितना उसका जो नेटवर्थ है वो
इक्विटी में है और बाकी का जो है वो वेरियस एसेट क्लास के अंदर उन्होंने पैसा लगा के रखा है। फिर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो एक डीप वैल्यू इन्वेस्टर है कि जहाँ पे वो चीप बाय करना पसंद करते हैं, बहुत ही चीप। और जब भी वो सेल करते हैं तब मतलब ऐसी टाइम पे वो सेल करते हैं कि जब साइकिल जो है वो पॉजिटिव टर्न हो चुकी है, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उस आइडिया को आइडेंटिफाई कर लिया है और पैसा लगाने के लिए वो रेडी है या तो ऑलरेडी लगा दिया है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि चीप स्टॉक जो है वो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ जाता है और तब वो एग्जिट करते हैं जब बाकी के लोग जो है वो एंटर करते हैं। फिर मैनेजमेंट को, वो कंपनीज के जो मैनेजमेंट है वो मिलना वगैरह वो पसंद नहीं करते हैं, मेनली वो नंबर्स पे ही फोकस करते हैं। उनकी जो फिलोसॉफी है वो भी यही है कि आज की जो कंपनी की जो आज की जो वर्थ है उसी के बेस पे ही उसको हमें पेमेंट करना है, उसी के बेस पे ही हमें कंपनी का जो स्टॉक है उसको हमें लेना है। बट आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उसके बेस पे नहीं, मतलब टुमारोज होप के ऊपर हमें कुछ भी उसको प्राइस नहीं दे रहा है। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं सीखी। और ये चीज़ हमने आई थिंक व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन करके जो एक बुक है फ्रॉम पुला प्रसाद, वो वहाँ पे भी हमने यही चीज़, यही पॉइंट हमने डिस्कस किया था। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। फिर वो कैश कॉल्स लेते हैं यहाँ पे, जैसे उन्होंने बोला है। और जैसे जैसे बुल मार्केट बढ़ता जाता है, मतलब उनको लगता है कि बुल मार्केट थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, तो वैसे वैसे वो अपना कैश का जो पोजीशन है वो भी बढ़ाते जाते हैं। और वो एज ए डीप वैल्यू इन्वेस्टर वो एक्सेल का यूज़ नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर नेक्स्ट है कि वो मैक्रो फैक्टर्स को वो ट्रैक करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या इंडियन हो, दोनों मैक्रोस के ऊपर वो फोकस करते हैं। और वो लेवरेज जरा भी नहीं लेते हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। और फाइनली अगर हम की लर्निंग्स के ऊपर आए तो यहाँ पे हम देखें कि उन्होंने बोला है कि बाय व्हाट यू अंडरस्टैंड, मतलब जितना आपका अंडरस्टैंडिंग होगा बिजनेस के ऊपर, जितना आपका सिंपल बिजनेस होगा, उतना ही आप उस बिजनेस को, उस स्टॉक को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि जिसको आप समझते हो। डू नॉट लुक फॉर फैंसी आइडियाज़, मतलब ऐसे जो आइडिया आपको खुद को भी समझ नहीं आती या तो किसी ने आपको बताया है इसीलिए आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी कंपनीज में आपको जनरली इन्वेस्ट नहीं करना है कि जहां पे आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है कि आपको अर्ली नहीं बेच देना है, आपको देखना है कि मार्केट कैप जो अभी बना है प्लस कंपनी का जो फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में अभी भी उसका प्लान क्या है, क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको बेचना है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि अगर उनको चूज करना पड़े लेट्स से बिजनेस मॉडल वर्सेस मैनेजमेंट को, तो वो हमेशा फोकस करेंगे बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने बहुत सारी कंपनीज में पैसा बनाया है कि जहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं था, बट बिजनेस मॉडल बिकॉज अच्छा था, उसी की वजह से उन्होंने अच्छा खासा पैसा वहाँ पे कमाया था। फिर जैसे हमने बोला कि डिसपैशनेट होना है, बुल मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे तो उस टाइम पे आपको एक्साइटेड नहीं हो जाना है, और बेयर मार्केट में पॉसिबल है कि आपको लॉस भी हो सकता है, नॉशनल लॉस हो सकता है, तो वहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है। और फाइनली ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी बेयर मार्केट आता है तो उस टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जैसे जैसे बुल मार्केट बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे आपको धीरे धीरे अपना जो पोजीशन है वो ट्रिम करते करते कैश में आ जाना है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। और फाइनली उन्होंने बहुत सारी बुक्स के जो रिकमेंडेशन भी दी है, उसमें से ये बुक्स की जो रिकमेंडेशन है वो उन्होंने थोड़ा स्पेशली दिया हुआ है कि वो भगवत गीता भी पढ़ते हैं, फिर ये बाकी की 3 बुक्स जो है वो भी उन्होंने पढ़ी हुई है और वो रिकमेंड भी करते हैं अपने नए इन्वेस्टर्स के लिए। सो दैट वाज ऑल। ये पूरी वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट टाइम से अभी हम कुछ नया फॉर्मेट ट्राई करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।